मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ चल रहा है हमारा। उसमें तृतीय अध्याय चल रहा है। तृतीय अध्याय में हम अभी तक अधोलोक का वर्णन देख चुके हैं और अब हम मध्यलोक का वर्णन देख रहे हैं। मध्यलोक में भी हमने बहुत सारे द्वीप और समुद्रों की चर्चा की थी। उसके बाद हम जम्बू द्वीप के अंदर पहुंच गए हैं। हमारी सैर चल रही है। ये सम्यक शुद्ध धारा का जो हमारा ग्रुप है वह पिकनिक पर गया हुआ है। अभी 3 लोक की सैर कर रहा है। तो सबसे पहले तो नरक को देखकर आया और अब मध्यलोक में आया है। और मध्यलोक में भी जम्बू द्वीप जैसे कई सारे द्वीप, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों की यात्रा करने के बाद अब जम्बू द्वीप में आया है। और जम्बू द्वीप में हमारा पड़ाव डला हुआ है। आज हम जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। अभी जम्बू द्वीप के अंदर क्या क्या रचनाएं बनी हुई है, किस किस तरह से बना हुआ है जम्बू द्वीप, ये हमारी चर्चा चल रही है। और हमारी यात्रा चल रही है सूत्रों के माध्यम से। पिछली कक्षा में हमने देखे थे सूत्र नंबर 10, 11, 12 और 13। इसमें हमने देखा था कि जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मतलब जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है। और ये क्षेत्र कैसे बने कि उसके बीच बीच में 6 पर्वत हैं। इस तरह से 7 क्षेत्रों में जम्बू द्वीप विभाजित हुआ है। फिर ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों के नाम क्या है वह भी हमने देखे थे। पर्वतों के नाम क्या है वो भी हमने देखा था। पर्वतों का कलर क्या है ये भी हमने सब देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। इन देखो, इन क्षेत्रों को वर्ष भी बोला गया है। ठीक है। आप ये इसलिए ध्यान में रखने योग्य बात है क्योंकि हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वहां पर जगह जगह पर आचार्य ने वर्ष नाम दिया है उसे। तो क्षेत्र को वर्ष कहें या क्षेत्र कहें एक ही बात है। तो क्षेत्र को वर्ष भी कहते हैं। अब चूंकि ये क्षेत्र है और क्षेत्र को विभाजित करने वाले पर्वत हैं, तो क्षेत्रों को वर्ष कहा है तो वर्षधर कहा है पर्वतों को। पर्वतों को क्या कहा है? वर्षधर। क्षेत्र को क्या कहा है? वर्ष। तो इस तरीके से भी ये शब्द भी आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विधेय क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और अंतिम ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हैं। और पर्वत कौन कौन से हैं? तो भरत और हेमवत क्षेत्र के बीच में हिमवन पर्वत, फिर हेमवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और फिर शिखरिण। ये 6 पर्वत हैं। ये 6 वर्षधर हैं या 6 पर्वत हैं। मतलब क्षेत्रों को विभाजित करने वाले वर्षधर हैं। और इन सब का रंग, तो जो पहला है पर्वत, हिमवन पर्वत, जो भरत क्षेत्र के पास में है, उसका रंग है सोने के समान। सोने का नहीं है पर उसका रंग सोने के समान है। उसके बाद जो महाहिमवन पर्वत है उसका रंग है चांदी के समान। निषद का रंग है तपाए हुए सोने के समान। नील का रंग है वैडूर्य मणि, या ये कह सकते हैं पिकॉक ब्लू कलर का। रुक्मी का रंग है चांदी जैसा। और शिखरिण का रंग है सोने जैसा। फिर हमने देखा था कि आप चाहें तो, मतलब आपको ये सूत्र के साथ समझ में आ रहा है पूरी एक एक चीजें?
आप इस सूत्र इसको सूत्र में बिठा पा रहे हैं अर्थ को? नहीं तो फिर हम इसको संधि विच्छेद करके बताएं सूत्र का। हम्म। नेक्स्ट सूत्र मतलब पहले 10वें सूत्र में तो 7 क्षेत्रों के नाम दिए हैं। 11वें सूत्र में तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन्निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तो तद विभाजिनः मतलब उन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले। पूर्वापरायता तो मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबे, ये इसका अर्थ है। फिर कौन कौन से हैं? तो फिर इसमें आ जाएगा हिमवन, हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, ये 6। वर्षधर पर्वतः मतलब ये वर्षधर पर्वत है या कुलाचल पर्वत भी इन्हें कहते हैं। और वर्ष का अर्थ है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब स्थान, क्षेत्र ये अपन ने पहले ही समझ लिया। अब कुलाचल कहे या पर्वत कहे, उनके नाम क्या है? तो ये अगले सूत्र में दिया है। ये तो पूरा वैसा का वैसा ही सूत्र है, केवल नाम ही नाम है इसमें। हेमार्जुन, हेमार्जुनत, पनीय वैडूर्य, रजत हेम मयाहा, मतलब क्रम से है ये पूरा। सुवर्ण चांदी, तपा हुआ सुवर्ण, वैडूर्य चांदी और सुवर्ण, ये वर्ण वाले हैं ये पर्वत। अब कुलाचलों का आकार क्या है? ये अगले सूत्र में 13वें नंबर के सूत्र में। तो मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्ताराः, मतलब वे पर्वत, पर्वतों की ही बात चल रही है। तो मणि विचित्र पार्श्वा मतलब कई तरह के मणियों से चित्र विचित्र। मणि विचित्र पार्श्वा मतलब कई तरीके के मणियों से चित्र विचित्र है। तट जिनके, पार्श्वा मतलब है तट जिनके, मतलब उन पर्वतों के तट, आसपास का तट, ये कई विचित्र चित्र विचित्र मणियों से सुसज्जित है। ऊपरी मूले च, तो ऊपरी, नीचे और मध्य में, तीनों में। ऊपरी मूले, मूले मतलब नीचे, और ऊपरी मूले च मतलब ऊपर नीचे और मध्य में। तुल्य विस्तारा, तुल्य विस्तारा मतलब एक समान विस्तार वाले हैं सारे ही पर्वत, कुलाचल पर्वत। ऊपर से छोटे और नीचे से बड़े नहीं है, तीनों जगह से एक ही समान विस्तार, लंबाई चौड़ाई वाले हैं। ठीक है, ये चर्चा हमारी हो गई थी। इसमें और भी हमने बहुत सारी बातें देखी थी, वो सब याद होंगी आपको। अब आ जाइए 14वें नंबर के सूत्र पर। अभी हम कहाँ की सैर कर रहे हैं? कौन से एरिया की सैर कर रहे हैं? अभी हम जम्बू द्वीप की सैर कर रहे हैं। जम्बू द्वीप में भी हमने देखा 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, ये सब हमने अभी चर्चा की। अब इन पर्वतों पर और क्या क्या रचनाएं हैं वो हम देखने वाले हैं। तो 14 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सूत्रों का एक समूह बन रहा है। क्योंकि वो एक ही टाइप की चर्चाएं हैं इसमें, इसलिए एक समूह में लेंगे हम इसको। 14, पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रथास्तेषामुपरि। 15वां, प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्द विष्कंभो हृदः। 10 योजनावगाह। 16वां है 10 योजनावगाह। 17वां है तन्मध्ये योजनम पुष्करम। 18वां है तद्विगुण द्विगुणा विस्तारा हृदा पुष्कराणि च। 19 नंबर का है तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्रीं ग्रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितयः ससामानिक पारिषदकः। वैसे तो ये भी हमने उसमें वीडियो में तो सभी समझ ही लिया था ये सब हमने, लेकिन इसको सूत्र हमारे रह गए थे। हाँ जी, सूत्र पढ़िए, ये 6 सूत्र। हम्म। सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, रेखा जी पढ़िए। जय नंदी दी। हम्म।
पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हदास्ते पामुपरि प्रथमो योजन सहस्त्राया मस्त द्वर्द विष्कम्भो हृदय व गह 10 योजना व गहाय तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देभ्यः श्रीहरिधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्यप्य पल्योपम स्थित्या समाना निकप परिस्त कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, एक एक वो भेजा था मैंने, डायग्राम, ग्रुप में सबने देखा होगा। एक सेकेंड। चित्र दिखाई दे रहा है सबको? हाँ दीदी। हाँ, अब इसी के आधार से अपन देखेंगे। हम्म ये देखिए, ये इस चित्र में पूरे 7 क्षेत्र भी दिए हैं और पर्वत भी दिए हैं, है ना? तो ये भरत क्षेत्र पहला, फिर दूसरा ये हेमवत क्षेत्र, तीसरा हरि, ये विधेय क्षेत्र, फिर ये रम्य क्षेत्र, फिर हिरण्यवत क्षेत्र, और अंतिम कौन सा क्षेत्र है अंतिम? दिखाई दे रहा है रेखा रेखा जी? दीदी पुंडरी के महापुंडरी ये समझ में आ रहा है। ये तो पर्वत है। क्षेत्र क्षेत्र पूछ रही हूँ मैं। ये जो पर्वत है ना, ये तो बीच बीच में है। अंतिम अच्छा। एरावत क्षेत्र है ना? देखो, पहले इसमें। भरत क्षेत्र में, यहाँ एरो दिख रहा होगा आपको मेरा। सबसे पहले हाँ। ये भरत क्षेत्र है। ये पूरा भरत हम्म। क्षेत्र है, पूरा इतना सारा ये लिखा हुआ है यहाँ भरत क्षेत्र। दूसरा ये हेमवत क्षेत्र है, ये पूरा, ये जो पिंक कलर, हाँ। लाइट पिंक कलर का है ना, ये पूरा हेमवत हम्म। क्षेत्र है। फिर हरि, भरत, हाँ। हेमवत, हरि, फिर विदेह क्षेत्र, ये पूरा विदेह क्षेत्र है। हाँ। ये पूरा विदेह क्षेत्र। फिर उसके बाद रम्यक, ये रहा रम्यक क्षेत्र। फिर हाँ। हैरण्य,
हम्म। हिरण्यवत क्षेत्र, और अंतिम है एरावत क्षेत्र। ये सब क्षेत्र है, और इनको विभाजित करने वाला पर्वत है। तो पर्वतों के नाम भी हमने पढ़े हैं। तो हिमवत पर्वत सबसे पहले, हेमवत पर्वत, हिमवन, ये रहा हिमवन पर्वत। हम्म। फिर महाहिमवन, फिर निषद, हम्म। फिर नील, हम्म। फिर रुक्मी, और अंतिम है शिखरिन। ये छह हम्म। पर्वत। अब ये जो पर्वत हैं, कल हमने वीडियो में भी देखा था वैसे, तो ये जो पर्वत हैं, सबसे पहला हिमवन पर्वत, इसके बीचों बीच में ये सरोवर बना हुआ है ना, रेक्टेंगल, ये सरोवर बना हुआ है, पद्म, पद्म सरोवर। अब हमारी क्या चर्चा चल रही है? हाँ, हिमवन आदि पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म, फिर इसमें महापद्म, फिर इसमें तिगिच्छ, निषद पर्वत पर तिगिच्छ, और ऐसे ही आगे के, आगे का कौन सा पर्वत है? वि- हिमवत पर कौन सा था? पद्म। महाहिमवन पर महापद्म, फिर निषद पर तिगिच्छ, नील पर केसरी, और रुक्मी पर महापुंडरीक, और शिखरिन पर पुंडरीक। ये अलग अलग नाम के सरोवर हैं। ठीक है, अब ये जो सरोवर हैं, इनमें इनकी साइज दे रखी है यहाँ पर। पहला पद्म सरोवर 1,000 योजन लंबा और लंबाई से आधा अर्थात 500 योजन चौड़ा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं क्या पहले? ये कर ली है क्या हमने चर्चा पूरी? हाँ दीदी, पढ़ा था ना हम लोगों ने। पढ़ा था, तो ये सूत्र हो गए थे हमारे 19 तक के। 19 तक हुए थे। अच्छा, ठीक है। चलो इसको एक बार ऐसे ही सिंपली पढ़ लेते हैं हम। पहला पद्म सरोवर 1,000 योजन लंबा, लंबाई से आधा अर्थात 500 योजन चौड़ा है। ये सूत्र के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं इसको। सूत्र नंबर 14 में तेषाम ऊपरी, मतलब उन पर्वतों के ऊपर के क्रम से, फिर ये नाम दिए सारे, पद्म, महापद्म, तिगिक्ष आदि। फिर 15वां सूत्र, इसमें प्रथमो हृदय, मतलब पहला सरोवर, हद मतलब सरोवर, योजन सहस्त्रायाम, मतलब 1,000 योजन लंबा। योजन सहस्त्र मतलब हजार, तो कितने 1,000 योजन लंबा। तद त्वद तद्वर विष्कंभ, मतलब लंबाई से आधा अर्थात 500 योजन विस्तार वाला है। तद्वर विष्कंभ मतलब लंबाई से आधा। अब इसके बाद पहले सरोवर की गहराई कितनी है? तो 10 योजनावगाह। तो सिंपल है, प्रथम सरोवर की लंबाई है 10, गहराई है 10 योजन। फिर उसके मध्य में क्या है ये पता करना हो हमें, तो तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में 1 योजन विस्तार का कमल है। फिर अगला सूत्र है तद तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च, मतलब आगे के सरोवर और कमल क्रम से प्रथम सरोवर तथा उसके कमल से दूने दूने विस्तार वाले हैं। ये हमने चार्ट भी देख लिया था पूरा इसका। ठीक है, अब कमलों में रहने वाली 6 देवियां, उनके भी नाम हमने देखे थे। तो इसका सूत्र दिया है, तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्रीं घृति कृति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थित ससामानिक परिषद का, मतलब पल्योपम स्थित मतलब एक पल्ले की आयु वाली, वो जितनी भी देवियां हैं वो सब एक पल्ले की आयु है। अब एक पल्ले कितना होता है? तो हमने उस दिन सागर की चर्चा की थी, तब पल्ले की भी चर्चा की थी, अद्धा पल्ले की भी चर्चा की थी। तो वहां से लगा लेना। पल्ले का शाब्दिक अर्थ है गड्ढा। तो वो गड्ढा कितना बड़ा खोदना और उसमें कितना समय लगाना, वो सब हमने चर्चा की थी कि इतना बड़ा गड्ढा खोदें, और उसमें वो उत्तम भोग भूमि के मेढे के बाल, जिसके 2 टुकड़े ना हो, उससे भर दें। फिर 100 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालें। फिर जब वो गड्ढा खाली हो जाए तब क्या होगा? एक अद्धा पल्ले होगा। तो उससे ही पल्ले का मतलब बहुत लंबा काल, इतने लंबे काल तक की आयु उन देवियों की रहती है सब। और कौन सी देवियां रहती है वो?
व्यंतर जाति श्री की हरि। क्या रहती है? सामानिक और पारिषद जाति के देवों की, देवों सहित, है ना, ससामानिक परिषद का, ये जो देवियां हैं इनके साथ रहती है। किनके साथ? सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ। अब साथ में रहती का मतलब ये नहीं है कि एक ही परिवार हो, मतलब वो किसी की पत्नी हो इन देवों की, ऐसा नहीं है। वो देवियां तो ब्रह्मचारी ही रहती हैं। पर जो जो कमल बना हुआ है ना जैसे बीच में, और उसके साथ साथ आसपास और भी कमल है, तो उन सब में ये बाकी के देव रहते हैं, सामान्य और परिषद जाति के देव रहते हैं। जैसे एक हम्म। ही कॉलोनी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं ना, ऐसे अलग अलग कमलों में, मतलब वो एक ही कॉलोनी में रहे लेकिन अलग अलग घर में रहते हैं, तो ये एक ही सरोवर में है इसलिए साथ में बोला है, लेकिन सब अलग अलग अपने अपने कमलों में रहते हैं। और फिर उसके बाद ये सब देवियों के नाम दिए हैं जो उन सरोवर के कमलों पर निवास करती है। अच्छा, कोई प्रश्न है क्या, रेखा जी? जी नहीं, जी पहले के अंतर। हम्म, ललिता जी और रेणु जी बोलिए। हाँ, मैं फिर ये दीदी हो ये योजना का आएगा दीदी योजना। एक एक करके बोलिए, एक एक करके, पहले ललिता जी बोलिए। हाँ, ये 10 योजन बोला है कि ये 10, ये महायोजन है, योजन है। किसका? कहीं महायोजन भी आया है और कहीं योजन ना बताया। 10 योजन गहरा है, गहराई पूछ रहे हो ना आप? हाँ, ये 10 योजन है, पर ये महायोजन का कि योजन नहीं हो। एक योजन और महायोजन दो आते हैं क्या? 2000 कोस का 1 योजन, ये वाली इकाई चलेगी यहाँ पर। तो 2000 कोस का 1 योजन, ऐसा ये 10 योजन गहरा है। दो वो तो हजार कोस समझ से लगा गई। लेना, 2000 कोस का 1 योजन है तो 10 योजन कितने कोस का हुआ? नहीं, वो नहीं, वो पूछ रही मैं, ये पूछ रही महायोजन भी बताया किसी में, किस शास्त्र में महायोजन बोला है, तो इसका महायोजन गिनेंगे, इसको योजन बोलेंगे। हाँ, इसमें तो योजन ही लिखा है तो अपन योजन ही बोलेंगे। नहीं, मेरे पास है एक छोटा वाला शास्त्र है, तो उसमें महायोजन लिखा है। अच्छा, एक मिनट। मैं अभी छूना है वो, मैं मैं कॉपी में उतारा था, उसमें महायोजन लिखा है मेरा। और ऐसे शास्त्र कभी मेरे को सूत्र कहता ले नहीं सकती दूसरे में। भाई इसमें 2-3 ग्रंथ है मेरे पास, सब में योजन ही लिखा है, और अच्छा, सूत्र ठीक में है। भी 10 योजन ही लिखा है, तो महायोजन तो कैसे लगाएंगे अपन, योजन ही समझेंगे उसको। हाँ, रेणु अच्छा, जी बोलिए। ठीक ठीक। आ, दीदी आपने ये कहा कि ये जो छहों देवियां हैं ये ब्रह्मचारिणी हैं, लेकिन मेरे पास पुलक सागर महाराज जी का लिखा हुआ है तत्वार सूत्र, उसमें लिखा है कि ये जो शुरू की तीन देवियां हैं, श्री हरि और बुद्धि, ये तीनों तो सौधर्म इंद्र के साथ रहती हैं, और जो बाकी की तीन देवियां हैं वो ईशान इंद्र के साथ रहती हैं, और वो बाल ब्रह्मचारिणी नहीं है। ऐसा अलग से लिखा है? हाँ दीदी, लिखा हुआ है पुलक सागर महाराज जी की, मेरी मेरे पास तत्वार सूत्र है, मैं अच्छा, आपको या तो तो देखो फोटो ऐसा खींच के है, भेज दूँ। ये बात तो सही है कि जो 3 देवियां हैं वो सौधर्म इंद्र के साथ, और बाकी की तीन जी देवियां ईशान इंद्र के साथ, जी उनके जी। साथ रहती है तो उनकी सेवा करती है। अब हाँ, ये सेवा सेवा में तो है, लेकिन लिखा है कि वो उनके साथ संबंध में रहती हैं। नहीं, वो उनकी देखना आज्ञा पड़ेगा, में। उसका कुछ अपन एकदम कंफर्म नहीं कह सकते। देखना पड़ेगा कि वो ब्रह्मचारी है कि नहीं, क्योंकि दीदी या तो मैं यही, वो वाला पार्ट मैं ना ग्रुप में डालूंगी, नहीं आप फोटो ग्रुप खींच पर के। मत डालना, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में जी अलग अलग बताया है, इसलिए सबको जी जी। कंफ्यूजन हो ऐसा काम मत करना आप। ग्रुप में मत ठीक डालना, है लेकिन दीदी। आपने जो बताया ना उसको अपन और हाँ ढूंढेंगे, तलाश करेंगे ग्रंथों में, ठीक ठीक। है दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ जी। तो ये हमने कल ये मतलब लास्ट कक्षा में हमने ये सरोवर का विस्तार वाला ये चार्ट भी देखा था, 258 नंबर के पेज पर। हाँ, फिर उसके बाद एक पल्योपम आयु वाली और सामानिक तथा पारिषद जाति के देवों सहित, ये सब हो गया था हमारा।
ऊपर कहे हुए कमलों की कर्णिका के मध्य भाग में एक कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और एक कोस से कुछ कम लंबे सफेद रंग के भवन है, उसमें वे देवियां रहती है। और उन तालाबों में जो अन्य परिवार कमल है, उनके ऊपर सामानिक तथा पारिषद जाति के देव रहते हैं। इतनी सारी चर्चा हमारी हो गई थी। अब इसके आगे की चर्चा। अच्छा, इसमें कुछ और विशेष दिया हो तो वो देख लेते हैं अपन। हाँ, इतना समझ में आ गया, हमने वीडियो भी देख लिया था तो समझ में आ गया होगा। आरती जी। हाँ दीदी, ये जो ललिता जी बोल रही थी ना महायोजन का, तो इसमें ये मेरे पास एक पुस्तक है, जबलपुर के हैं कोई ब्रह्मचारी प्रदीप शास्त्री जी। तो उन्होंने भी महायोजन को 2000 कोस का ही बताया है कि 2000 हाँ, कोस का एक महायोजन है। ठीक तो है, वो उसको महायोजन और ये एक ही चीज हो गई है मतलब। एक ही बात है। वो 2000 हम्म। कोस का, उसको आप महायोजन कहें कि योजन कहें, पर है वो 2000 कोस जितना ही। कोस का ही है, और जी मेरे हाँ। पास ये प्रदीप जी शास्त्र है, उसमें ही लिखा था। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक। ये लिखा, ये रही हाँ, पुस्तक। इसी में नीचे दिया है उन्होंने कि 2000 कोस का एक महायोजन होता है। वो सबसे पहले ही जब अपनी चर्चा हुई, चालू हुई थी इसकी अधोलोक की, तभी सबसे पहले यही बताया था कि जितना भी नाप है यहाँ पर, तो 2000 कोस का एक योजन मान के ही चलना है सारा। सारी गणित उसी आधार से बैठेगी। जी जी। ओके। हम्म। अब इसमें कुछ विशेष बात आपको कुछ समझ में आई हो तो मैं थोड़ा थोड़ा आपसे पूछ सकती हूँ अभी। चलिए, पुंडरीक सरोवर की गहराई कितनी है ये बताना है आपको। हाँ, बोलिए आरती जी। 10 योजन दीदी। कैसे? कि इसकी गहराई के पहले बढ़ी है फिर कम हुई है। हम्म। हाँ, पद्म की तो 10, फिर पद्म की 20, फिर हाँ, उसके बाद की 40, 40 ठीक के है, बाद फिर सीधे 20। शब्दों में कहें तो जितनी पद्म सरोवर की गहराई है उतनी ही पुंडरीक सरोवर की गहराई। ठीक जी। है, सही बोला आपने। महापद्म महापद्म सरोवर किस सरोवर के समान है? हाँ, सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, हाँ जी, महापुंडरीक सरोवर के समान है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। और तिगिच किसके सरोवर किसके समान है? ये निषद सरोवर के समान है इसकी सब। नहीं, तिगिच नहीं, की। केसरी केसरी। नहीं, तिगिच मतलब क्या इसकी लंबाई? नहीं, किस सरोवर के समान है तिगिच सरोवर? लंबाई, चौड़ाई, अच्छा, गहराई सभी। केसरी केसरी। हाँ, ठीक है। तिगिच केसरी जो इनकी दोनों की बराबर है, तिगिच हाँ, और केसरी की। ठीक है। पुंडरीक सरोवर में जो देवी रहती है उसका नाम क्या है? संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। लक्ष्मी। हाँ, बिल्कुल सही। और केसरी सरोवर में जो देवी रहती है उसका नाम क्या है? कीर्ति।
हाँ कीर्ति दीदी। हाँ, बिल्कुल सही है। और तिगिच सरोवर, आप अब कोई और बताएगा। तिगिच सरोवर में, वंदना जी, तिगिच सरोवर वाली देवी का नाम क्या है? घृति देवी। हाँ, बिल्कुल ठीक, घृति नाम है उसका। ठीक है। अच्छा, पहले जो सरोवर है पद्म सरोवर, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? लंबाई 1000 योजन, हम्म। गहराई 10 योजन, चौड़ाई 500 योजन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मतलब सबको ये समझ में आ गया है कि सरोवर किस तरीके से है। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। सूत्र नंबर 20। अब ये जो सरोवर हैं, इन सरोवरों में से नदियां निकलती है। ठीक है, तो 14 महानदियां निकलती है, वो किस तरह से हैं? तो वो अब इन सूत्रों में बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 20 है, गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन सरितस्तन्मध्यगाः। 21वां सूत्र है, द्वयार्धयो पूर्वा पूर्वगाः। 22वां सूत्र है, शेषास्त्व परगः। 23वां सूत्र है, चतुर्दशन द्विसहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्यः। 1 2 3 4 सूत्रों का ये समूह है, 23वें सूत्र तक। अच्छा, प्रश्न है क्या किसी का कोई? संगीता जी बोलिए। हैंड रेस किया है ना आपने? न- नहीं दीदी, वो पहले कही थे, अब जब आप वो पूछ रही थी ना चौड़ाई गहराई वगैरह तब सबका। अच्छा, ठीक है। चलिए, वंदना जी, आपका भी पहले का ही हैंड रेस है कि प्रश्न है कुछ? चलिए, अब आ जाइए इसके। हाँ, पहले ये सूत्र बोलना है, 4 सूत्र कंटिन्यू बोलना है। कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। गंगा गंगा सिंधु रो, रोहिद्रोहितास्या हरि हरि हरिद्वरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरित सरितस्तन्य सरितस्तन्य मध्यका त्र्योदयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्त्व परगः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधुआदयो नद्या। हम्म। बहुत अच्छा। पहले इनका सामान्य अर्थ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला और रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां जम्बू द्वीप के पूर्वोक्त 7 क्षेत्रों के बीच में बहती है। 21वां सूत्र है, सूत्र